आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है ये सेकंड चैप्टर के सेकंड यूनिट के अंदर आता है। और यदि मैं आपको सिलेबस थोड़ा सा बता दूं तो इसके अंदर जो अपना फर्स्ट टॉपिक आता है यूनिट सेकंड में वो है मैट्रिसेस ऑफ लीनियर मैप्स। मैट्रिसेस ऑफ लीनियर मैप्स एक टॉपिक ये आता है। सेकंड में आता है मैट्रिसेस ऑफ कंपोजिशन मैप्स। ठीक है, थर्ड टॉपिक यदि हम देखते हैं मैट्रिसेस ऑफ डुअल मैप, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर मैप्स ऑफ एंड मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है मैट्रिसेस का वो यूनिट सेकंड में आता है। और डिटर्मिनेंट्स की यदि हम बात करें तो हमारा यूनिट थर्ड के अंदर आता है, तो हम सेपरेटली उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, मैट्रिसेस हमने जो पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात करते हैं मैट्रिसेस की, तो ये हम सबसे पहले जो मैट्रिसेस की बात करेंगे ये हमारे रिलेटेड टू होंगी लीनियर मैप्स जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा है, वी हैव इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कसिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज एक्ट इन ए सर्टेन वे और ए वेक्टर स्पेस। हमने वेक्टर स्पेस में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है तो उसमें हमने एक स्पेस पढ़ा था होमोमॉर्फिज्म वी डैश, मतलब set of all linear transformation from a vector space V to V dash is a set is called homomorphism V dash, set of all linear transformation। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया था। और इसके अंदर यदि कुछ मैं बताऊँ आपको, कुछ चीज़ है we shall accomplish this by taking particular basis of the vector space। तो हमने जैसे linear transformation T लिया था V से V dash के अंदर, तो इसके अंदर वो सब पुरानी चीज़ लिखी हुई है। यदि कुछ नई चीज़ है तो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ से नहीं, अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक है द मैट्रिसेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था उसके अंदर अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जो मैट्रिसेस है कौन सी बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स बात कर रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास एक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि दिया हुआ है हमें वेक्टर स्पेस V से V डैश के अंदर। अब यदि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमने पहले पढ़ा था तो उसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यदि हम एज ए रिप्रेजेंट करना चाहें मैट्रिक्स में तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं लेट V एंड V डैश बी ए लीनियर फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस और फील्ड है। ठीक है, और हमने क्या किया यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस B है इसके बेसिस तो B लेके चले विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय B1 Bn। ठीक है, हम ये लेके चलें कि जो वेक्टर स्पेस V है इसकी डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इसकी है n। इसी प्रकार से यदि डायमेंशन ऑफ V डैश की बात करें तो इसकी डायमेंशन ऑफ V डैश है m लेके चले। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस V की जो बेसिस हो गई वो होगी B1 से Bn तक की, और B डैश किसकी बेसिस हो गई V डैश की। ठीक है, B1 डैश B2 डैश B10 है। अब यदि हम इसको मैट्रिक्स निकालना चाहें तो देखो कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि यदि हम एक एलिमेंट ले लेते हैं V का। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं V जो कि किसका एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस V का। अब यदि हम इस पर T अप्लाई करते हैं, T ऑफ V, हम जानते हैं कि यदि एलिमेंट V डैश का तो T ऑफ V किसका एलिमेंट हो जाएगा, T ऑफ V हो जाएगा V डैश का एलिमेंट हो जाएगा। अब क्योंकि T ऑफ V इज एलिमेंट of V dash and B dash is a basis of V dash, then T of V can be represented as a linear combination of basis linear combination of element of basis। तो हमने यहाँ पे सेम लिखा है कि ये लिखा हुआ है ये TB dash जो है TB है। पहले TB को देखते हैं फिर TB को बाद में देखेंगे। TB को हम कैसे देख सकते हैं, TB इज कैन बी रिटर्न एज द लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे α1 B1 डैश α2 B2 डैश, ऐसे αm BM डैश। ठीक है, ये हमने लिख सकते हैं किसको, TV को। अब यदि हम बात करते हैं कि यदि जो हमारे बेसिस के एलिमेंट है B1 B2 Bn है, इन पे यदि हम T अप्लाई करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको उसी प्रकार से लिखा हुआ है बिकॉज B1 is the element of
बी विच इज सबसेट ऑफ वी, ठीक है, से बी वन किसका एलिमेंट हो गया, वी का। और यदि हम टी बी वन अप्लाई करते हैं, इसका मतलब हो गया कि हम क्या कर रहे हैं कि टी बी किसका एलिमेंट हो जाएगा, वी डैश का। और टी बी since TB1 is a element of V dash, then TB1 can be written as a linear combination in the of the element of B dash। तो वही चीज़ लिखा हुआ है देखो, TB1 can be written as the linear combination of basis of TB dash। इसी प्रकार से TB2 को भी हम लिख सकते हैं linear combination of basis of element। इस पर क्या होगा कि हमारे जो कोफिशिएंट हैं पहले A1 A21 AMN थे, इस बार हो गए A22 A12 A22 और AMN। इसी प्रकार से हम आगे नीचे चलेंगे तो TBJ को भी हम लिख सकते हैं A1J B1 डैश A2J B2 डैश AMJ BM डैश, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे देख लिया है कि जो हमारा जो TBN एलिमेंट है TBN, इसको भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ एलिमेंट्स में लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है और अपने राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो कोफिशिएंट हम आए हैं A11 A21 AMN A12 A22, इनको यदि हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, देन द मैट्रिक्स ऑफ T, द मैट्रिक्स ऑफ लिनियर ट्रांसफॉर्म T विच इज डिनोटेड बाय M B dash T which is respect to the chosen basis B of phi and B dash of phi, it is defined to be the array of element of the form। इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन जो सारे एलिमेंट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, ये मैट्रिक्स ऑफ T विद द बेसिस B dash and B of T, ये हमारी ये कहलाएगी, ठीक है। नोट दैट दिस बेसिस M B dash B associated with T is M cross n matrix है, ठीक है। whose jth column is the column vector made from the sequence of coordinate TBJ। तो वही चीज़ लिखा हुआ है जो TBJ हमारा, यहाँ पे ऊपर देखते हैं जो TBJ है इस मैट्रिक्स का, जो TBJ है ये है ना, यहाँ TBJ is a तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो jth कॉलम है, jth कॉलम इस मैट्रिक्स का इज ए कॉलम वेक्टर मेड फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ TBJ। हम यहाँ पे ऊपर जो इक्वेशन है वहाँ से देख सकते हैं इसको, ओके। ये सब यहाँ हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें, आगे बढ़ना चाहें, तो हम सबसे पहले जो हमने पिछली क्लास में जो डुअल बेसिस देखी थी, हमने पिछली क्लास में डिफाइन किया था कि यदि हमारे पास B बेसिस है, बेसिस ऑफ V है, ठीक है, देन B स्टार इज डुअल बेसिस ऑफ B स्टार होगी। और V स्टार क्या होता है हमारा, V स्टार होता है B to F। इसका मतलब कि जो सारे लीनियर फंक्शनल हैं V से F में डिफाइंड है, उनके सेट के अंदर जो भी लीनियर फंक्शनल डिफाइंड है उनका सेट होमोमॉर्फिज्म V डैश होगा, और वो किस प्रकार डिनोट किया जाएगा, V स्टार से। अब इस जो V स्टार स्पेस बना है इसकी बेसिस क्या होगी, B स्टार। और B स्टार इस प्रकार से डिफाइन की जाती है B, ठीक है। तो जैसे हमारा T B से B डैश में था, तो B की जो डुअल बेसिस तो हो गई B स्टार, और B1 की डुअल बेसिस हो गई B1 B डैश स्टार, ठीक है। अब क्यों, सिंस हम जानते हैं कि जो डुअल बेसिस होती है वो किसकी बेसिस होती है, V स्टार की बेसिस होती है, ठीक है। और V स्टार क्या होता है, हमारा जो सारे फंक्शनल हैं उनका सेट होगा। तो इस प्रकार से जो बेसिस के एलिमेंट हैं, उन बेसिस के एलिमेंट में भी हमारा जो एलिमेंट होंगे वो भी लीनियर फंक्शनल होंगे। तो यहाँ पे देखो जो B डैश स्टार है ये V डैश की डुअल बेसिस है, जिसके एलिमेंट क्या है, लीनियर फंक्शनल है, वो जो डुअल बेसिस ऑफ B स्टार, देन, ठीक है। अब यदि हम जो हमारा ऊपर TBJ था, ठीक है, यदि मैं इसको वापस लिख देता हूँ TBJ, ध्यान से देखो TBJ हमारा ये लिखा हुआ है। तो यदि इसको समेशन के रूप में लिखना चाहे तो इसको हम लिखते हैं समेशन यहाँ पे देखो वेरिएबल है B, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं B I, ठीक है, डैश
और आई कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, देखो आई इक्वल टू 1 से वेरी हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, m तक। तो आई इक्वल टू 1 से m और ai j, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या लिखा हुआ है, TBJ कैन बी रिटर्न एज ए समेशन ऑफ दिस, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा है इसको समेशन के फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं आप TBJ को देखो इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो TBJ को क्या लिखा हुआ है, TBJ को लिखा हुआ है समेशन, यहाँ पे मैंने आई यूज़ किया, वहाँ पे यहाँ पे आर यूज़ किया हुआ है, r इक्वल टू 1 to m ARJ BR डैश, ठीक है। अब यदि देखो मैं वापस लिखता हूँ, TBJ जो हमारा है वो था समेशन ARJ BR डैश r इक्वल टू 1 से m। अब यदि हम दोनों साइड यहाँ पे fi डैश अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। जहाँ पे जो fi डैश है वो क्या है, बेसिस के एलिमेंट है, ठीक है, बेसिस डुअल बेसिस है उसके एलिमेंट है। अब जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारा जो f है, क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन की प्रॉपर्टी से हमारा अंदर चला जाएगा bi f डैश j इस पे चला जाएगा, ठीक है। और हमने जो डुअल बेसिस है उसमें ये पढ़ा हुआ था कि यदि हमारे पास fi डैश br डैश हो तो इट इज़ ए क्रॉनिकल डेल्टा ऑफ आई एंड आर, ये हमने डुअल बेसिस में पढ़ा हुआ था। तो यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्रॉनिकल डेल्टा आई आर, ठीक है। और क्रॉनिकल डेल्टा आई आर इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू 1, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए आई जे के इक्वल होगी, जहाँ पे जब हमारा क्या होगा, जब i इक्वल टू आर में ये एल्फा एज होगा और बाकी केस में 0 हो जाएगा। तो जैसे हम i इक्वल टू आर रखते हैं तो हमारा जो पूरा समेशन है बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे और ओनली बचेगा i इक्वल टू आर पे, और जैसे i इक्वल टू आर डालेंगे तो ये हो जाएगा aij, तो aij, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो fi डैश TBJ है वो लास्ट में कैलकुलेट होकर निकल के आता है aij, और aij क्या है, aij इज ए आई एंड जेथ एंट्री इन MBB डैश T, जो हमारा मैट्रिक्स निकल के आई थी उसका जो एंट्री आई जे की वो ये हमारा निकल के आता है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया कि हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T होता है उसकी जो मैट्रिक्स बनती है MB डैश BT, उसका यदि ith एलिमेंट aij निकलना चाहें तो वो ith एलिमेंट कैसे निकल के आएगा, वो निकल के आएगा हमारा इस प्रकार से निकल के आएगा कि fi डैश TBJ। तो अब से जब भी हम बात करेंगे हमारे जो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी जो आई और जेथ एलिमेंट है aij वो ही होगा fi डैश TBJ, ठीक है। तो हमने ये देख लिया जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी मैट्रिक्स होती है उसका जो i और जेथ एलिमेंट इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो हमने वो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि हम कंप्यूट करना चाहते हैं टीवी को, ठीक है, टीवी को कंप्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, v एक एलिमेंट लेते हैं v का, ठीक है। अब क्योंकि v एक एलिमेंट है तो v कैन रिटर्न एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट, ठीक है। तो ये लिख दिया यहाँ पे। अब यदि हम ध्यान से देखते हैं कि हमारा जो अब यदि हम कंप्यूट करना चाहें तो हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T की जो मैट्रिक्स थी MBB डैश T, अब यदि उस मैट्रिक्स को यदि हम ai के जो वेक्टर बनाए a1 से लेके an तक इससे मल्टीप्लाई करते हैं और उसको नाम देते हैं, वो मैट्रिक्स जो वेक्टर बनेगा उसको नाम देते हैं बीटा aj, ठीक है। तो हमारा जो TV होगा, v तो एलिमेंट था कैपिटल V का, अब जो एलिमेंट बना है TV वो एलिमेंट हो जाएगा v डैश का, ठीक है। तो v डैश में जो TV है उसकी इमेज TV है, जो इमेज ऑफ v अंडर t वो गिवन है TV, उसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ bij, सेम है, इसमें तो कुछ फ़र्क है नहीं, ठीक है। बस ध्यान देने की बात ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो यदि हम हमारे जो लीनियर कॉम्बिनेशन के जो स्केलर होते हैं यदि हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको जो TV के जो स्केलर होंगे वो
मिल जाएंगे हमको, जो इस प्रकार से लिखे जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं हमारे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी उसकी मैट्रिक्स के बारे में, और यदि हम बात करते हैं, ठीक है, that is the column vector of coordinate of tv with respect to the basis b are obtained by multiplying the given matrix tbj to the column vector of coordinate of v। ये ऊपर जो बताया था वो चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं, if a is the given m cross n matrix then the linear transformation is called map of matrix A इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय एम इनवर्स ए। अब यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उससे एसोसिएटेड जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वापस हम देखते हैं कि वी और वी डैश इज द फाइनल डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और फील्ड एफ, और डायमेंशन एम और एन है। वी इज़ आइसोमॉर्फिक टू एफ, क्योंकि हम जानते हैं कि टू वेक्टर स्पेस ऑफ सेम डायमेंशन आर आइसोमॉर्फिक। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n और डायमेंशन ऑफ एफ एन इज इक्वल टू n। तो यहाँ से हम जानते हैं कि दोनों की डायमेंशन सेम है, इसका मतलब v इज आइसोमॉर्फिक टू एफ एन। इसी प्रकार से v डैश इज आइसोमॉर्फिक टू एफ एम, जहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन है m। तो वहाँ पे वो चीज़ लिखा है, दस ईच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एफ एन टू एफ एम डिटरमाइंस ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर एफ, जो हमने पढ़ा है वो चीज़ लिखा हुआ है। एंड कन्वर्सली ईच एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए आई जे और फील्ड एफ डिटरमाइन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ए एफ एन सच एज द कॉलम वेक्टर्स ऑफ एक्स इज एफ एन गिवन बाय टी ए एक्स इक्वल टू ए एक्स। तो ऐसे यहाँ से हमने देख लिया कि यदि हमारे पास कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, यदि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, तो उससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी निकाल सकते हैं टी ए, जहाँ पे ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये डिफाइन होगा एफ एन फील्ड से एफ एम तक। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि मैट्रिक्स से हम कहाँ चले गए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, और पहले हमने पढ़ा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसे हम आए थे मैट्रिक्स एम बी बी डैश बी के अंदर। ठीक है, तो कन्वर्स से दोनों साइड होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन निकालना स्टार्ट करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा जो एफ एन जो फील्ड है इसकी बेसिस क्या है, ई जे एन। ठीक है, क्या है, ई जे एन, जे इक्वल टू 1 से एन। इसकी मैट्रिक्स इसकी बेसिस लिखना चाहें तो ये है ई 1 एन, ई 2 एन, ई एन एन। ठीक है, ये बेसिस हो गई एफ एन की। ऐसे यदि एफ एम के बेसिस की बात करें तो एफ एम के बेसिस को भी हम लिख सकते हैं ई 1 एम, ई 2 एम से लेके ई एम एम। यहाँ पे जो ऊपर एम है वो दर्शा रहा है कि डिनोट कर रहा है कि ये एफ एम से रिलेटेड है, ऐसे जो एन डिनोट कर रहा है कि ये एफ एन से रिलेटेड। हमने दोनों की बेसिस यहाँ पे ले ली है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं कि कोई भी एक वेक्टर ले लेते हैं, हम डिनोट करते हैं कि यदि हमारे पास एक वेक्टर है एक्स जो एफ एन का है। ओके, तो अब इसी जो एक्स वेक्टर है हमारे पास वेक्टर, अब यदि इस वेक्टर एक्स को हम क्या करते हैं, सिंस ये जो वेक्टर है ये है एफ एन के अंदर है, ये वेक्टर एफ एन के अंदर है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इस एफ एन की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो वो लिख दिया हमने एक्स इक्वल टू, ये तो बेसिस हो गई, बेसिस के एलिमेंट, और ये हो गया हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, एक्स को क्या लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू समेशन कोफिशिएंट एक्स जे इन टू ई जे एन, और यहाँ पे जे इक्वल टू 1 से एन। अब यदि हमारा जो एक्स है, यदि हम इस पर टी ए अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, जैसे हम इस पर टी अप्लाई करेंगे, टी ए जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है करस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स टी। अब इस टी को जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं हम कि टी जब समेशन के अंदर जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम ये भी जानते हैं कि सिंस टी ए इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स एफ एन टू एफ एम। ठीक है,
और यहाँ पे जो TAEJN लिखा हुआ है, ये जो एलिमेंट है ये किसके एलिमेंट है, बेसिस के एलिमेंट है, किसके, FN के। अब यदि यहाँ के हमको बेसिस का एलिमेंट लेते हैं और उसके ऊपर T अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ की बेसिस का एलिमेंट मिल जाएगा, तो वो चीज़ लिखा हुआ है। तो TAEJN is a element in FM. Since EJ is an element in FN and TAEJ is element in FM, अब ये जो एलिमेंट है ये हमारा TM का FM का एलिमेंट है, इसलिए इस पूरे एलिमेंट को हम लिख सकते हैं किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, FM की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो उसके FM की बेसिस क्या है, EIM, ये बेसिस का एलिमेंट हो गया, और इसका जो स्केलर हो गया उसको हमने नाम दे दिया AIJ। ठीक है, और यहाँ पे I = 1 से M, ये क्या लिखा हुआ है, TAJ लिखा हुआ है। अब यदि यहाँ पे हमने TAJ है, इस पूरे को लिख दिया इस फॉर्म में। ठीक है, और ये समीशन एज इट इज़ यहाँ आ गया और ये समीशन यहाँ पे ऐसे आ गया। अब दोनों समीशन के अंदर हम जो I जहाँ वेरी हो रहा है उनको एक साइड ले लेते हैं, J वेरी एक साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो I है इसके अंदर I के सारे वेरी आ गए, यहाँ पे कौन से आ गए, J के सारे एलिमेंट आ गए। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ith कोऑर्डिनेट ऑफ TA देखते हैं, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ith कोऑर्डिनेट ऑफ TA, जो यहाँ पे लिखा हुआ है AIJXJ, इसको हम कहते हैं ith कोऑर्डिनेट ऑफ TAX, विच इज़, इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो इसको हम तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर x जो वेक्टर है यहाँ पे J वेरी होगा और ये वेक्टर, तो ये एक तरह से ये लिखा हुआ है इसका वेक्टर का, और इस वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे ith कोऑर्डिनेट ऑफ TXJ। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि ith कोऑर्डिनेट ऑफ TXJ हो गया, और जो हमने TAX लेके चलते उसको कैसे लिख दिया, A × X। यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि ये तो हमारा वेक्टर हो गया TAX, और ये ith, मतलब यहाँ पे देखो ith वेक्टर ये होगा, यदि हमको पूरा TAX लिखना है तो पूरा I को वेरी करना पड़ेगा, तो ये पूरी हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, ith वेक्टर तो हो गया। अब यहाँ पे यदि हम वेरी करते हैं I को, I = 1 से N वेरी करते हैं तो हमारे पास पूरा TX मिल जाएगा वेक्टर, तो यहाँ से AX के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि इट इज़ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे AX लिखा हुआ है ना, इट इज़ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ M × N मैट्रिक्स A विद जो हमारा वेक्टर है X, जो कि N × 1 के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि हमारे पास जो कोई मैट्रिक्स A है, यदि उसके करस्पॉन्डिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है TAX, उसकी बात करें तो क्या निकल के आता है, TAX = AX। ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आता है करस्पॉन्डिंग जो हमारी मैट्रिक्स है उसके। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम कि हमारे TAX की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यदि TAX को देखते हैं हम कि यदि हम कैलकुलेट करना चाहें TAαx βy को कैलकुलेट करना चाहें तो बाय डेफिनेशन TAαx + βy इक्वल हो जाएगा A × αx + βy, विच इज़ कैन बी सॉल्व्ड एज αTAX + βTAy। तो यहाँ से हमारा आ गया कि T है वो क्या है, एक लीनियर मैप है। इसी प्रकार से हमको ये चीज़ याद रखना, जो हमारा TAX है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। TAX को हमको इस प्रकार से याद रखना, TAX का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है। यहाँ पे जो jth एंट्री है TAX की, jth कॉलम है वो इस प्रकार से TAEJN = समीशन EJ। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यदि अब हम देखते हैं कि हमारे पास यदि दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, यदि इनके समीशन
मैट्रिक्स ए प्लस बी, इसके यदि लीनियर ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ जेथ एंट्री जो हमने जस्ट पीछे देखा था, इस बाय दिस फॉर्मूला टी ए ई जे, बाय दिस फॉर्मूला हम यहाँ पे जेथ एंट्री को यहाँ पे मैट्रिक्स ए को रिप्लेस कर सकते हैं इससे, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहाँ से इसको ओपन करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, और जहाँ पे ये बन जाएगा अपना टी ए ई जे एन, ये हो जाएगा टी बी बी जे एन, इसको रिप्लेस कर सकते हैं टी ए प्लस टी बी ई जे एन। तो यहाँ से हमारा हो गया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज समेशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ए प्लस टी बी। सिमिलरली हम यदि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकालना चाहें तो सेम यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास टी ए कंपोजिशन विद टी बी अप्लाई ई जे के इज इक्वल टू टी ए टी बी ई जे के, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन हमारे पास हम इसको लिख देते हैं टी बी ई जे के, यहाँ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो है इसको बाय डेफिनेशन हम जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी मैट्रिक्स का उसको लिख सकते हैं हम समेशन ई आर एन बी आर जे, ठीक है, आर इक्वल टू 1 से n। ओके, अब जैसे हम इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो समेशन है वो है r इक्वल टू 1 से n, ठीक है। अब हमारा जो टी एक लीनियर मैप है, तो ये जब अंदर जाएगा टी इसके अंदर, तो फिर से टी ए किस पे अप्लाई हो जाएगा, ई जे आर एन बाय सेम दिस डेफिनेशन। इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम हमारा दो समेशन आ गया, आर इक्वल टू 1 से एन, एस इक्वल टू 1 से एम, एस वाले एक तरफ आर वाले एक तरफ। तो ये जो डेफिनेशन है यहाँ से, ठीक है, ये जो डेफिनेशन आएगी निकल के ये आएगी हमारे पास मैट्रिक्स जो ए बी जे है, ए बी जे मैट्रिक्स, उसका जो एस और जेथ एलिमेंट है उसका फॉर्मूला ये है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा ये टी बी जे मैट्रिक्स है, उसके जेथ कॉलम का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से टी ऑफ ए कंपोजिशन विद टी बी ई जे है, ये लिखा जा सकता है इस प्रकार से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि हम बात करते हैं दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टी ए बी, उसका यदि लीनियर मैप की बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक तरह से कंपोजिशन ऑफ टी ए एंड टी बी, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये देख लिया। अब थोड़े से हम डेफिनेशन में आगे चलते हैं कि हमारे कोई ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेबल का सीधा सा मतलब है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स बी इस प्रकार से होगी कि ए बी इक्वल टू आई एंड बी इक्वल टू, यहाँ पे A is invertible implies there exists a matrix B n cross n की such that AB equal to I n equal to BA, जहाँ पे A है n cross n का, इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स के लिए इन्वर्टिबल कहते हैं। अब यदि हम इसके करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन TA की बात करें, TA इन्वर्टिबल का क्या मतलब, TA is invertible, same by definition TA is invertible if there is a matrix B such that AB is equal to I equal to BA and TAB is equal to TI is equal to TBA, ठीक है। तो वैसे सेम एज इट इज हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, सेम ये चीज़ लिखी हुई यहाँ पे। और यहाँ पे सेम हम कह सकते हैं कि A इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ T इज इन्वर्टिबल, ठीक है। जो मैंने समझा वो चीज़ लिखा हुआ है। अब बाद में हम इसकी थ्योरम करेंगे जब और चीज़ अच्छे से देखेंगे। अब हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी उस पर आ जाते हैं। हाँ, एग्जांपल्स पे आ जाते हैं कि हमें को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया होगा, उसकी हमको क्या निकालनी है, उसकी
मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स दिया हुआ है, जो कि है टी एक्स दिया हुआ है टी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई। हमको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू B1 B2 B3। तो सबसे पहले निकालना है B1 के रेस्पेक्ट में। तो जब भी हमको मैट्रिक्स का निकालना पड़ेगा, इसकी मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी विद सम रेस्पेक्ट टू सम बेसिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या यहाँ पे 1 0, तो यहाँ पे रखेंगे T10। T10 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1 1। ऐसे ही सब सेकेंड एलिमेंट लेते हैं 0 1, इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो 1 0 1 0 1 यहाँ पे रखोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 -1। अब हमको क्या करना है कि यहाँ तक करने के बाद में अब जिस मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में हमको कैलकुलेट करना है, तो हमारा जो दोनों एलिमेंट आए हैं, इस एलिमेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को उस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम 1 1 को लिखना चाहते हैं मैट्रिक्स के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक आ गया A1, तो कोएफिशिएंट हो गया 1 0 का, प्लस A2 कोएफिशिएंट हो गया 0 1 का। इसी प्रकार से हम इस एलिमेंट को लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए ले लेते हैं हम B1 1 0 के रेस्पेक्ट में और B2 0 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये हो गया 0 1 के रेस्पेक्ट में। अब यदि हम इसको कैलकुलेट करना चाहें आगे, तो हम देख सकते हैं यदि हम A1 की वैल्यू तो डाल दें 1 और B1 की वैल्यू भी डाल दें 1, तो हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ से A1 की वैल्यू तो आ गई 1 और A2 की वैल्यू आ गई 1। अब यदि हम इसको करना चाहें तो A1 यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि B1 की जगह तो आ जाएगा 1 और B2 की जगह क्या आ जाएगा -1। तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट होते हैं मैट्रिक्स, जो हमारी मैट्रिक्स है B1 के रेस्पेक्ट निकालना चाह रहे हैं, तो मैट्रिक्स M विद रिस्पेक्ट टू B1 P1 T, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो फर्स्ट जो वेक्टर हो गया है यहाँ पे A1 A2 और दूसरा क्या हो जाएगा B1 B2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स A1 की वैल्यू 1 A2 की वैल्यू 1 B1 की वैल्यू 1 और -1। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये लिखा हुआ है। ऐसे यदि हम फर्दर आगे सॉल्व करना चाहें तो सेकंड में हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी जो बेसिस है सेकंड में 0 1 1 0, ठीक है, 0 1 1 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला जो एलिमेंट है उसको कैलकुलेट करेंगे बेसिस के एलिमेंट को। तो T01 को कैलकुलेट करते हैं, तो बाय फार्मूला TX, बाय फार्मूला जो हमारा लिखा हुआ है TXY इज इक्वल टू x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ से रख के इसके बाद आ जाएगी 1 -1 और ऐसे T10 की वैल्यू आ जाएगी 1 1। तो 1 -1 को यदि हम करना चाहें किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में 0 1 1 0 के रेस्पेक्ट में, तो हमारा जो कोएफिशिएंट आ जाएंगे वो -1 1 और 1 1 का जो कोएफिशिएंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 1। तो हमारा जो बेसिस बन जाएगी -1 1 -1 1 और सेकंड बन जाएगी 1 1। तो इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से हम थर्ड के लिए भी निकाल सकते हैं। तो T11 को कैलकुलेट करेंगे तो 2 0 आ जाएगा, T10 कैलकुलेट करेंगे 1 1 आ जाएगा। 2 0 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहेंगे तो 0 × 1 1 प्लस 2 × 1 0, 1 × 1 1 प्लस 0 × 2 0। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारी 0 2 0 2 और 1 0। तो हमारी मैट्रिक्स इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम सेकंड एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, हमको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T दिया हुआ है V से V डैश में, जहाँ V के बेसिस है B, V डैश की बेसिस क्या है B डैश। B तो है ये और B डैश क्या है ये। इसकी मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो
यहाँ पे ध्यान देना कि पहले जो एलिमेंट है इसको हमने नाम दे दिया E1, E2, E3। बी के एलिमेंट को क्या नाम दिया है, बी को देखो मैं लिख देता हूँ, बी के एलिमेंट को नाम दिया है E1, E2, E3। इस प्रकार से बी डैश के एलिमेंट को क्या नाम दिया है, E1 डैश, E2 डैश और E3 डैश। अब हम क्या करेंगे, जिसमें दोनों बेसिस अलग अलग दी हुई होती हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे TE1 निकालते हैं, TE1 निकालते हैं। फिर जो TE1 आएगा वो एलिमेंट होगा V डैश का, उसको रिप्रेजेंट करेंगे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो TE1 निकालते हैं जो कि क्या है, वैल्यू है TE1 की वैल्यू है 1 0 0। बाय डेफिनेशन T1 0 0 क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो T डिफाइन किया, TV इक्वल टू V दिया हुआ है, TB1 0 आ जाएगा 1 0 0। इसी प्रकार से हम T1 को निकालेंगे। अब जो 1 0 0 है इसको किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में रखना चाहेंगे हम, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, मतलब E1 इक्वल टू E1 डैश 0 E2 डैश प्लस 0 E3 डैश। ऐसे T2 को जो निकालेंगे वो E2 निकल के आ जाएगा, वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा E1 डैश E2 डैश E3 डैश। ऐसे T3 को निकालेंगे वो E3 आ जाएगा, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन। अब जो हमारे जो तीन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इनको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास 1 1 0 0 1 0 0 इस प्रकार से। तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट आ गया 1, सेकंड 0 0, तो 1 0 0। सेकंड आ जाएगा -1 1 0 -1 1 0। थर्ड आ जाएगा 0 -1 1 0 -1। तो ऐसे हमारा इस प्रकार से मैट्रिक्स निकल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हमें यह 12.4 है, इसमें भी हमको सेम इसी प्रकार से निकाल लेंगे, ओके। इसी प्रकार से हम सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे थ्योरम 12.1 पे। थ्योरम 12.1 कह रही है कि इफ़ A इज़ ए M क्रॉस N मैट्रिक्स Aij और फील्ड F एंड B हमारी क्या दी हुई है, बेसिस दी हुई है, B डैश बेसिस दी हुई है V डैश की, B बेसिस दी हुई है V की। लेट V हमारा एक एलिमेंट है V सच दैट V को हमने रिप्रेजेंट किया है बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में फॉर सम लैम्डा इज डिफाइन ए मैप T सच दैट T V इक्वल टू, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से जहाँ पे अल्फा हमारे ये हैं, तो हमको तो प्रूफ करना है कि जो टी वी डैश से लीनियर मैप है सच दैट मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटेड टू द बेसिस बी डैश इज ए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम, सबसे पहले हम एक वी एलिमेंट ले लेंगे, जो क्वेश्चन दिया है वी का एलिमेंट दिया हुआ है वी का, इस पे जैसे हम टी वी अप्लाई करेंगे, टी वी अप्लाई करेंगे तो टी वी अप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट किसका बन जाएगा, वी डैश का। तो सबसे पहले हम जो हमारा एलिमेंट वी है ये इस पे टी अप्लाई कर देते हैं, टी वी इक्वल टू टी ऑफ दिस, तो टी ऑफ दी इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारा टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी अंदर चले जाएगा, टी बी आर में चला जाएगा, ठीक है। और टी बी आर हमको पता होता ही है, टी बी आर का मतलब क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, टी बी आर हमारा इस प्रकार से होता है समेशन मैंने आपको पहले लिख के बताया था, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये जो था ये देखो टी बी जे, बस जे का फर्क है, टी बी जे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो सेम बाय दिस डेफिनेशन हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से इस टी बी आर को लिख देंगे उस फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से क्योंकि टी वी इज़ ए एलिमेंट ऑफ वी डैश, तो टी वी को हम लिख सकते हैं वी डैश के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, जो कि इस प्रकार से लिखा गया है। अब यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम इक्वेट करेंगे तो ये जो हमारा है ये रिप्रेजेंट करेगा एक मैट्रिक्स को, ठीक है। जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हो जाएंगे A1 1 A2 इस प्रकार से आ जाएंगे सारे, और इसके जो मल्टीप्लिकेशन में वो लेमडाइज, वो सारे लेमडाइज यहाँ आ जाएंगे, ओके। इसी प्रकार से टी वी जी का जो राइट हैंड साइड में है वो इसको इक्वल है, इसके अंदर एलिमेंट बी आई हैं जो कि
किसके मल्टीप्लिकेशन में है, अल्फा के, तो ये अल्फा सारे इस प्रकार से आ गए। ठीक है, से क्या लिखा गया है यहाँ पे, अल्फा आई जो है ये अल्फा आई क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आई, तो अल्फा वन, जैसे एग्जांपल पे अल्फा वन लेंगे तो अल्फा वन किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, A11 लैम्डा 1 प्लस A12 लैम्डा 2, इस प्रकार से। तो अल्फा आई कैसे लिखा जा सकता है, AIR लैम्डा आर। ठीक है, तो टी वी है, टी वी जो कि इस प्रकार से लिखा गया टी वी, यहाँ पे जो लिखा गया है टी वी, इसमें हमारा जो अल्फा आई है, ठीक है, इस अल्फा आई को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से अल्फा आई को, तो ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट होने के बाद में जो हमारे समीशन है ये r=1 से है, ये j=1 से है, दोनों को अलग अलग करने पे हमारे पास TBR है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, अल्फा आई बीजे की मैट्रिक्स हो जाएगी जो हमने पहले डिफाइन की थी, उस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक तरह से यहाँ लिखा हुआ है TBI लिखा हुआ, ith एंट्री इस प्रकार से है। तो यदि पूरी मैट्रिक्स निकाले तो आई को हम वेरी करा देंगे तो हमारे पास पूरी मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि हमारे पास जो मैट्रिक्स टी रिलेटेड टू बेसिस बी डैश वो हमारी मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से थ्योरम 12.2 स्टार्ट करते हैं। लेट वी W be a vector space over a field F and VI, WI and UR be the basis of UVW respectively. T linear transmission V to W, S linear transmission W to U are linear transmissions and A and B are matrices associated with linear transmission T and S। ठीक है, तो हमको यदि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि T is linear transmission from V to W, S linear transmission W to U, ठीक है, and VI is a basis of V, WI is a basis of W and UR is a basis of U. Then we have to show that the matrix associated with SOT means S composition of with T is B। ठीक है, हमको पता है कि जो मैट्रिक्स T से जो एसोसिएटेड मैट्रिक्स है वो A है एंड S से जो एसोसिएटेड मैट्रिक्स है वो B है। हमको दिखाना है कि जो मैट्रिक्स A B होगी वो किससे एसोसिएटेड होगी, S कंपोजिशन विद T। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए देखिए हम सबसे पहले मानते हैं कि जो मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो jth कॉलम जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि T ऑफ Vj, ठीक है, हम बात करें T ऑफ Vj जो हमारे पास ये है V, T जो मैप है वो बेसिस के एलिमेंट Vj कोई भी हम लिखना चाहें तो वो होगा हमारे पास लिखा हुआ समेशन Aij Wi। ठीक है, क्योंकि हमारे पास Wi इज ए बेसिस ऑफ W, देन वी कैन राइट T Vj इक्वल टू समेशन Aij Wi, I इक्वल टू 1 to m। ठीक है, और यहाँ पे जो Aij है, Aij इज करस्पॉन्डिंग विद मैट्रिक्स A, सेम एज इट इज Swi is equal to summation Bri UR. UR is a basis of U and Bij is a R and ith element of matrix P. Then if we take SOT means S composition with T, और हम देखते हैं कि ये जो मैप है ये Vj को कहाँ पे लेके जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं S composition S apply with TVj. By definition TVj is can be written as this, S is linear transmission, तो S जो मैप है वो सीधा करस्पॉन्ड कहाँ अप्लाई किस पे हो जाएगा, WI पे, Wij हो गया। और Wij को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, SWI को यहाँ से लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है,
अब यहाँ से हमारे पास समीशन आ गया, दो एक आर में आ गया एक आई में, दोनों को सेपरेटली लिख के आर और आई पे लिख के सेपरेटली ऐसे लिख सकते हैं इसको। और जहाँ पे ध्यान से हम देखते हैं ये जो एलिमेंट है ना, समीशन आई इक्वल टू 1 to m बी आर आई ए जे आई, इसको यदि हम ध्यान से देखें तो ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है, ए आई जे, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट ए आई जे और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट बी आर आई, इनका मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, एक तरह से क्या लिखा, मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। तो इसको हम एक नया एलिमेंट डिनोट कर देते हैं जिसको हम लिखते हैं सी आर जे। तो सी आर जे जो हमने लिखा है इसको हमने कैसे लिखा है, इसको हमने कह दिया है। तो सी आर जे इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to m बी आर आई ए जे। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखने के बाद इस एलिमेंट को यदि सी आर आई लिखें तो ये हमारा किस पर लिखा जा सकता है, समेशन सी आर आई यू आई। ओके, अब ध्यान से देखते हैं तो एक तरह से ये सी आर जे क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स ए बी और ए का। ठीक है, तो ये वही लिखा आर जेथ एंट्री ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स बी ए। तो यहाँ से हम ध्यान कह सकते हैं कि हमारा जो एस ऑफ टी वी जे है वो एक तरह से क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है हमारे मैट्रिक्स बी और ए का। तो मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद एस कंपोजिशन विद टी इज ए सिंपली मैट्रिक्स बी इंटू ए। और यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम एस इंटू एम टी। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया। अब हम आगे चलते हैं थ्योरम 12.3 पे। लीनियर ट्रांसमिशन टी इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स related to some basis B of V is invertible। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि जो टी लीनियर ट्रांसमिशन टी है ये इन्वर्टिबल प्रूफ करना है इफ एंड ओनली इफ हमारी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, जो हमारी मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होनी चाहिए। तो हम मान के चलते हैं लेट टी वी बी इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का सिंपल सा मतलब होता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो टी इन्वर्स एग्जिस्ट जो वी से वी में होगा सच दैट टी, ये हमारी डेफिनेशन होगी इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसमिशन की। ठीक है, हमको ये पता है, हमने इन्वर्टिबल माना है, हमको प्रूफ करना है कि जो मैट्रिक्स होगी वो इन्वर्टिबल होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स निकालते हैं एसोसिएटेड विद टी कंपोजिशन में टी। तो बाय दिस इक्वेशन हम इसमें एम बी बी अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स। तो जैसे अप्लाई करेंगे ऐसे हो जाएगा सब पे। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो मैट्रिक्स होती है उनको हम सेपरेटली लिख सकते हैं। तो ये सेपरेटली टी के लिए लिखी जाएगी, टी इनवर्स के लिए ये जो है ये आई हो जाएगी, और ये है ये एम बी टी इनवर्स और टी। तो यहाँ से हमारा क्या मतलब है, ये यदि ये इक्वेशन होल्ड हो रही है इसका मतलब है कि हमारी मैट्रिक्स है एम बी बी टी, वो क्या है, इन्वर्टिबल। हमने एक पार्ट प्रूफ कर दिया। अब हम प्रूफ करेंगे लेट ये हमारी इन्वर्टिबल है, ये हम मान के चलेंगे, और उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि हमारा जो टी है इज इन्वर्टिबल। इसके लिए सबसे पहले हम मानते कर्मा से लेट एम बी इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सो इन्वर्टिबल का मतलब है कि यदि इसका हम इन्वर्स लेंगे तो वो भी इस मैट्रिक्स में होगा। ठीक है, तो हम एक इसका मतलब है कि यदि जो हमारी मैट्रिक्स का इन्वर्स, ये जो इन्वर्स लिखा हुआ है ये इस मैट्रिक्स के स्पेस में है, इसका मतलब कि हमारे पास एक ऐसा लीनियर ट्रांसमिशन ऐसे है कि ऐसे इस प्रकार है कि एम बी बी एस है वो लिखा जा सकता है एम बी बी टी का इन्वर्स। ठीक है, मतलब इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स आया है वो रिलेटेड टू एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारा लीनियर ट्रांसमिशन ऐसे इस प्रकार से है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इस जो इक्वेशन है इसमें दोनों साइड यदि हम मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड में तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में करते ये आई हो जाएगा, और इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे तब भी ऐसे आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो मैट्रिक्स टी है, ठीक है, हमारी जो मैट्रिक्स टी है मतलब जो मैट्रिक्स टी है उसका इन्वर्स क्या हो गया, मैट्रिक्स रिलेटेड टू एस हो गया। हमको प्रूफ क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था कि
हाँ टी इज़ इन्वर्टिबल प्रूफ करना था हम उनको, ठीक है। तो टी इन्वर्टिबल, तो हमारे पास मैट्रिक्स मीन्स कि हाँ यहाँ से आगे, यहाँ पे आगे थे ना हम, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है कि इस इक्वेशन के बाद में अब ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। अब इनको कंपोजिटली कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूफ किया था। यहाँ से हम कि यहाँ पे कैसे आए कि हमको पता है कि मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद टी कंपोजिशन विद एस इज कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू टी इनटू मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद एस बी। तो बाय दिस डेफिनेशन हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, बाय दिस डेफिनेशन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब कि हमारा जो एस ओ टी है और टी ओ एस दोनों क्या है, एक आइडेंटिटी मैप है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा जो टी है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। इसका मतलब कि हमारे पास यदि टी इन्वर्टिबल है, इसका मतलब उसकी जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है। मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास कोई एसोसिएटेड टी है वो इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये कर लिया। अब हम थ्योरम 12.4 पे आते हैं, जो सिंपल है, ये आप कर लेना, बहुत छोटी सी, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम थोड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम पे आते हैं कि हमारे पास लेट वी बी ए n dimensional vector space over field F with basis B and V dash be a m dimensional vector space over F with basis B dash, then the map homomorphism V dash say m cross n F from a space linear transformation V to V dash to the space m cross n matrices with coefficient in F denoted by A is a isomorphism। सीधा सा मतलब कि हमारे पास जो मैप है, जो कि हमारे पास एक मैप है, जैसे मान लेते हैं जैसे एक फाइव मैप है जो कहाँ से कहाँ तक स्पेस से है, होमोमॉर्फिज्म वी डैश से कहाँ पे है, एम क्रॉस एन एफ। इसके अंदर जो मैप डिफाइन किया है, ये इस फाइव को हमको क्या प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है आइसोमॉर्फिज्म। इसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने का मतलब कि ये जो दोनों स्पेस हैं, ये और ये दोनों स्पेसों को हमको क्या प्रूफ करना है, आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, ठीक है। तो इन दोनों स्पेसों को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है। आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये हमारा फाई है इज 1 1। सेकेंड प्रूफ करना पड़ेगा फाई इज ऑन टू, और थर्ड प्रूफ करना पड़ेगा कि फाई इज होमोमॉर्फिज्म, और या फिर कह सकते हैं कि फाई इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब देखो इसको हम प्रूफ करने के सबसे पहले हम देखो यहाँ पे मैप फाई डिफाइन कर दिया, ठीक है। फाई मैप कैसे डिफाइन किया है, जो यहाँ के एलिमेंट है, यहाँ के एलिमेंट हमको पता है ये एक स्पेस है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वी से वी डैश में, तो इसको तो हम ले लिया टी, तो यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया टी, तो फाई ऑफ टी। और यहाँ पे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, स्पेस है मैट्रिक्स का, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का, तो इसको हमने ले लिया एम बी डैश बी सी टी, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने 5t को कैसे ले लिया, 5t इक्वल टू एम बी बी डैश बी टी। अब इस 5t को हमको क्या प्रूफ करना है कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि b की बेसिस b डिफाइन कर देते हैं, ऐसे v डैश की बेसिस क्या डिफाइन कर देते हैं, b डैश डिफाइन कर देते हैं, इस प्रकार से। अब हम थोड़ा सा ध्यान से देते हैं कि हम एक इनके डुअल बेसिस भी डिफाइन करते हैं। बी की वेक्टर स्पेस वी का जो डुअल स्पेस है वी स्टार, उसकी एक मिनट सॉरी, हमारे पास जो दोनों में से इनकी डुअल बेसिस डिफाइन करें, तो बी डैश स्टार है, ये डुअल बेसिस है किसकी, वी स्टार की। ऐसे ही वी की डुअल बेसिस होगी जिसको हम नाम दिए बी स्टार। अब क्या करते हैं, इसको हमको क्या प्रूफ करना है, इसको होमोमॉर्फिज्म या लीनियर इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना। तो हम यहाँ से दो एलिमेंट ले लेते हैं इसमें, इस मैप के लिए। तो दो एलिमेंट लेंगे T1 और T2, T2 और T2 दो एलिमेंट ले लिए इसके, ठीक है, अल्फा और बीटा फील्ड के एलिमेंट ले लिए। अब हम डिफाइन करते हैं, अब मतलब एक तरह से प्रूफ करने का मतलब है, इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने का मतलब है, हमको प्रूफ करना है कि फाई ऑफ अल्फा T1 प्लस बीटा T2 इज इक्वल टू अल्फा फाई ऑफ T1 प्लस
बीटा फाई ऑफ टी टू, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ करना है तो हमको ये लेके चलते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि T1 ले लिया, T2 ले लिया। अब हमको ये एलिमेंट डिफाइन करना है अल्फा T1 प्लस बीटा T2। अब क्योंकि ये दोनों एलिमेंट होमोमॉर्फिज्म के हैं तो ये जो इनका एलिमेंट होगा ये भी होमोमॉर्फिज्म का होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर स्पेस है तो उसके दोनों एलिमेंट इसमें, सभी दोनों एलिमेंट इसमें होंगे। ठीक है, अब हमको इसको इसके प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इसका एलएचएस साइड लेके चल लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन फाई टी का इक्वल, बाय डेफिनेशन फाई टी किसके इक्वल है, एम बी बी डैश टी फाई टी। तो इसके वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इसके वैल्यू इक्वल आ जाएगी एम बी बी डैश, सॉरी एम बी डैश बी अल्फा T1 प्लस बीटा T2 बाय डेफिनेशन ऑफ फाई। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे यहाँ से, इस डेफिनेशन से। ठीक है, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे जो सेम लिखा हुआ है। ठीक है, अब यदि इस मैट्रिक्स के आई एथ, अब ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के आई और जेथ एलिमेंट उसकी बात करें आई जे। ठीक है, मैट्रिक्स आई जे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम जानते हैं बाय डेफिनेशन, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, यदि जो मैट्रिक्स होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, इसकी मैं वैल्यू मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ कि एम बी डैश बी टी, ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ith एलिमेंट आई जे एलिमेंट होता है वो इक्वल होता है एफ आई डैश टी एंड इसके ये होता है टी ऑफ बी जे। मैंने पहले बताया था जहाँ पे जो एफ आई डैश है ना, ये जो हमारा है, ये हमारा है जो उसकी डुअल बेसिस है उसका एलिमेंट होता है। ठीक है, तो बाय सेम दिस डेफिनेशन ये जो हमारा है इस ये लिखा जा सकता है एफ आई डैश कंपोजिशन विद अल्फा T1 प्लस बीटा T2। ये अप्लाई होगा किस पे, बी जे पे। ठीक है, और बी जे हमारा एलिमेंट किसका है, ये हमारा एलिमेंट है, हमारा जो बेसिस है उसका, बी की बेसिस का एलिमेंट है बाय दिस। ठीक है, अब क्योंकि T1 T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये अप्लाई होकर इस पर लिखे जा सकते हैं। अब ये जो एफ आई है ये अप्लाई हो जाएगा इस पे टी आई बी जे पे, इस प्रकार से ये एफ आई डैश T2 बी जे पे अप्लाई हो जाएगा। बाय डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एम बी बी डैश T1 की आई एथ और जेथ एलिमेंट, बाय इसको लिख सकते हैं बीटा एम बी बी डैश T2 का आई और जेथ एलिमेंट। ठीक है, अथवा बाय दिस इसमें से हम अल्फा और बीटा को ऐसे कॉमनली लिख सकते हैं इस प्रकार से। और ये क्या हो गया, ये एक तरह से हो गया कि हमारे जो मैट्रिक्स है T1 की मैट्रिक्स प्लस T2 की मैट्रिक्स, तो वही चीज़ें यहाँ से हमने शुरुआत किया था, जो ये किसकी इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया अल्फा एम बी बी डैश T1 के लिए मैट्रिक्स प्लस बीटा एम बी बी डैश T2 की। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन ऑफ फाई इसको हम कैसे ले सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ फाई कैसे ले सकते हैं इसको, फाई ऑफ T1, तो अल्फा फाई ऑफ T1। ऐसे ही इसको बीटा इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ T2। तो बाय दिस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने तो ये प्रूफ हो गया, ये जो 30 के प्रूफ हो गया। ठीक है, ये तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो मैप है फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। अब हमको प्रूफ करना है 1 1 और ऑन टू। ठीक है, ऑन टू तो हम सीधा से प्रूफ कर सकते हैं, ऑन टू में कुछ नहीं कि हम ये कह सकते हैं फॉर ईच एलिमेंट, सॉरी टी है ना ऐसे, हाँ, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स वी हैव ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी विच इज इन होमोमॉर्फिज्म वी वी डैश सच दैट फाई ऑफ टी इक्वल टू दिस। ये हो तो फाई टू में, इसके ऑन टू में कुछ नहीं, मेन है इसका 1 1 प्रूफ करना। 1 1 के दो पार्ट हैं, मैं सिंपल पार्ट बता देता हूँ। 1 1 का प्रूफ करने का मतलब होता है, 1 1 का प्रूफ करने का मतलब है, 1 1 का प्रूफ करने का मतलब हमको लेके चलना है कि फाई ऑफ T1
इज इक्वल टू फाई ऑफ T2, और यदि हम प्रूफ कर दें कि T1 इज इक्वल टू T2 देन इट इज़ 1 1। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, फाई ऑफ T1 इक्वल टू फाई ऑफ T2। तो यहाँ से हम इसको कैसे ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं M B डैश T1 इक्वल टू M B डैश T2। इसको लिखने का मतलब है कि इन दोनों के ith jth एलिमेंट सेम होंगे, है ना। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ इसको, इन दोनों को यहाँ से फाई T1 इक्वल टू फाई ऑफ T2 लेके चले, इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर दिया। मैट्रिक्स को इक्वल करने का मतलब उनके ith और jth एलिमेंट हैं वो बराबर होंगे। बाय डेफिनेशन हमारे जो प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स होती है उसको हम लिख सकते हैं Fi डैश T1 B1 Bj, ऐसे इसको लिख सकते हैं Fi डैश T2 Bj, ठीक है। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब ith और jth एलिमेंट इक्वल है। इसका मतलब है कि हमारे जो मतलब ये जो एलिमेंट है ना, ये हमारे एलिमेंट क्या है, इस मैट्रिक्स का ith और jth एलिमेंट है। ये ऐसे ये क्या है, इस मैट्रिक्स का ith और jth एलिमेंट, इसके ith और jth एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं अल्फा i से, इसके ith और एलिमेंट को डिनोट करें हम बीटा i से। तो ये अल्फा i इक्वल टू बीटा i हो गया, ठीक है। जो वही लिखा है वेर ये ith jth, इसका मतलब क्या होगा, ith jth एलिमेंट इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या होगा कि हम यदि यहाँ पे दोनों तरफ बी आई डैश अप्लाई करके समीशन लगा देते हैं, दोनों तरफ इस वाले इक्वेशन में दोनों तरफ समीशन लगा देते हैं बी आई डैश अप्लाई करके, तो यहाँ से हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने प्रूव किया था, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू होती है टी बी जे। यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है, T1 से रिलेटेड है, इसलिए T1 BJ के इक्वल आ जाएगा ये, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, T2 BJ के रिलेटेड आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये सभी ईच j को 1 2 है ना, तो ये इक्वल होने का मतलब है कि ये v, यदि हम कोई वेक्टर ले लेते हैं v, तो सभी यदि बेसिस के एलिमेंट इक्वल है तो दोनों वेक्टर भी सेम हो जाएंगे, यहाँ सेम हो गए, इसका मतलब T1 इक्वल टू T2 आ गया। मतलब हमने शुरुआत की थी 5 T1 इक्वल टू 5 T2, और हमने क्या प्रूफ कर दिया, T1 इज इक्वल टू T2। इसका मतलब हो गया हमारे पास जो दोनों ये जो मैप था फाई वो क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो हमने 1 1 भी प्रूफ कर दिया, ऑन टू भी प्रूफ कर दिया, और होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर दिया। इसका मतलब कि हमारा जो फाई है वो क्या हो गया, एक फाई क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, सॉरी आइसोमॉर्फिज्म हो गया। तो हमने इस फाई को क्या प्रूफ कर दिया, 1 1 भी प्रूफ कर दिया, ऑन टू प्रूफ कर दिया, और होमोमॉर्फिज्म प्रूफ किया। इसका मतलब कि हमारा जो फाई है वो आइसोमॉर्फिज्म है। तो मतलब ये जो स्पेस है इज आइसोमॉर्फिक टू ये वाला स्पेस, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम पे। ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम हमारी है, ये डील करती है मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद डुअल मैप टी स्टार। मतलब टी की मैट्रिक्स जो हमारी अभी तक बात की है वो किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के जो स्पेस है उसकी मैट्रिक्स की बात कर ली एसोसिएशन की। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा डुअल मैप टी स्टार है उसकी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम ये प्रूफ करेंगे कि यदि हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, तो हम यदि उसके डुअल टी स्टार की मैट्रिक्स निकालना चाहें तो किसके इक्वल आती है, इसके इक्वल आती है। ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। वेट, तो हम थ्योरम है कि लेट वी एंड वी डैश बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और फील्ड है विद द बेसिस बी एंड बी रेस्पेक्टिवली, बी डैश रेस्पेक्टिवली। इफ टी वी से वी डैश इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन टी स्टार की जो डुअल मैप की जो बेसिस होगी ये इज इक्वल टू ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टी स्टार वो क्या है, डुअल मैप है, बी डैश डुअल बेसिस है बी की, बी डैश स्टार किसकी, डुअल बेसिस से वी डैश की, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बी एक बेसिस ले लेते हैं, इसी प्रकार से बी डैश भी एक बेसिस ले लेते हैं, किसकी, वी की और वी डैश की। अब हमको पता है कि जो बी स्टार की बेसिस होती है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो लीनियर फंक्शनल होते हैं, उनको हम लिख लेते हैं F1 F2 से लेके Fn तक। इसी प्रकार से बी डैश स्टार ये जो बेसिस है इसमें एलिमेंट होंगे वो भी फंक्शनल होंगे, लेकिन ये सारे एलिमेंट किसके होंगे, वी डैश के एलिमेंट, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हम टी बी जे को लिख सकते हैं I = 1
टू एम ए अल्फ़ा आई जे बी आई जे, ठीक है। ये सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था, तो हमने इस प्रकार से लिख दिया। और हमको पता है कि इससे हम जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसको हम कहेंगे एम बी बी डैश टी, जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी मैट्रिक्स, वो हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, डुअल मैप डिफाइन करते हैं। डुअल मैप में हमको पता है कि यदि हमारा जो टी है जो कि वी से वी डैश में है, तो जो डुअल मैप टी स्टार होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वी डैश के स्टार से वी स्टार में होता है। तो वो चीज़ लिखा हुआ है टी डैश हमारा क्या है, वी डैश स्टार से वी स्टार में, सच दैट ये डेफिनेशन होती है डुअल मैप की कि टी स्टार कंपोजिशन विद एफ डैश वी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी इक्वल टू वी। हमारे डुअल बेसिस में से डुअल मैप होता है, उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था डुअल मैप की डेफिनेशन में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हमको फाइंड करना है कि मैट्रिक्स फाइंड करनी है टी स्टार से एसोसिएटेड जो मैट्रिक्स है उसको फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो टी स्टार की जो मैप है ये किस प्रकार से कार्य कर रहा है। टी स्टार जो किसी एलिमेंट है उसको कहाँ पे लेके जाता है, तो हमारी डेफिनेशन टी स्टार की है। तो इस टी स्टार के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे एलिमेंट है ना, जो एफ डैश ये एलिमेंट देखो किस में होता है, एफ डैश एलिमेंट होता है वी डैश स्टार का एलिमेंट होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी जो बेसिस का एलिमेंट है उसको ले लेते हैं, ठीक है, इसके बेसिस के एलिमेंट को। तो इसका बेसिस का एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये जो बेसिस का एलिमेंट है ना, ये F1 डैश F2, इसमें से एक एलिमेंट लेते हैं, इसको नाम देते हैं एफ डैश के। इस प्रकार से जो वी है, वी एलिमेंट हमारा वेक्टर स्पेस वी में होता है, तो उसकी बेसिस को ले लेते हैं। तो हम देखते हैं इन दोनों एलिमेंट को कहाँ पे लेके जा रहा है टी स्टार। तो बाय डेफिनेशन इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से एफ डैश के ऑफ टी कंपोजिशन विद बी जे, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो मैप इसको हम टी को इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो एफ डैश के इज इक्वल टू टी बी जे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और बाय डेफिनेशन हमको यहाँ पे स्टार्टिंग में पता है कि टी बी जे कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एम अल्फा आई जे बी आई डैश। तो यहाँ से इसको हम ऐसे सकते हैं, टी बी जे को रिप्लेस कर सकते हैं ओवर हेयर। तो यहाँ से रिप्लेस करने के बाद हमारा जो समेशन है, जो इक्वेशन है, वो इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगी, एफ के डैश इज इक्वल टू समेशन इस प्रकार से। अब हम क्योंकि हमारा जो एफ डैश के है वो एक लीनियर फंक्शनल है, तो एफ डैश के सीधा सा समेशन के अंदर जाके अप्लाई हो जाएगा किस पे, बी आई डैश पे, ठीक है। बी आई डैश पे समेशन पे अप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये जैसे यहाँ पे आएगा तो हम जानते हैं कि बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है क्रॉनिकल डेल्टा के आई के इक्वल होता है, ये वाली वैल्यू। तो इसको हम क्रॉनिकल डेल्टा आई लिख सकते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम जानते हैं कि डेल्टा आई जो डेल्टा के आई है ये इक्वल टू 1 होगा, जब के इक्वल टू आई। बाकी सारे केस में क्या हो जाएगा, 0, जब के इज़ नॉट इक्वल टू आई। तो बाकी सारे केस में ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सभी वैल्यू जो बचेगा कौन सा केस, जब के इक्वल टू आई हो। के इक्वल टू आई जैसे रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा के जे, ठीक है। यहाँ रखेंगे ना आई जे में, तो आई की जगह के जे हो जाएगा, तो ये अल्फा के जे रह जाएगा। मतलब हमने जो टी स्टार किस पे अप्लाई किया था, एफ डैश के बी जे पे अप्लाई किया था, तो ये वालू किसके इक्वल निकल के आई, ये वालू निकल के आई है हमारे पास अल्फा के जे, ठीक है। तो हमने ये निकल के आ गया, ठीक है। अब यदि हम एक दूसरा एलिमेंट, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ कि हमारे पास टी स्टार एफ डैश के अप्लाई विद बी जे इज इक्वल टू अल्फा के जे, इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरा एलिमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग ये जो एलिमेंट था, है ना, अल्फा के आर एफ आर, इसका जो समेशन है आर इक्वल टू 1 से n। यदि हम अप्लाई करना चाहें बीजे को, देखते हैं कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो बीजे, ये जो फंक्शनल का लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, ये फंक्शनल का लीनियर कॉम्बिनेशन है, यदि बीजे पे अप्लाई हो तो वो कहाँ पे लेके जा रहा है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको अप्लाई करेंगे ऐसे, तो वापस से जो एफ आर है ये बीजे पे अप्लाई होकर ऐसे हो जाएगा, वापस से इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डेल्टा आर जे के इक्वल आ जाएगी। तो डेल्टा आर जे आर इक्वल टू जे पे वैल्यू 1 बाकी सारे 0, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फा के जे, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने जो लिखा था, ये जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम दूसरी इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, दूसरी इक्वेशन में लिखना चाह रहे हैं कि समेशन अल्फा के आर एफ आर
आर इक्वल टू 1 to n इज इक्वल इज अप्लाई विद बी जे, तो ये हमने देखा ये कहाँ ये किसके इक्वल आ रही वैल्यू, अल्फा के जे के इक्वल आ रही। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये है, ये दोनों एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, टी स्टार एफ के डैश बी जे इज इक्वल टू समेशन अल्फा के आर एफ आर आर इक्वल टू 1 to n बी जे। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसको यदि देखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एक तरह से ये किसके इक्वल हो गया, टी स्टार एफ के डैश इज इक्वल टू समेशन अल्फा के आर एफ आर आर इक्वल टू 1 to n। बीजे बीजे हट गया तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यदि हम इसको देखना चाहें कि ये जो हमारा लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, यदि r इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा के 1 एफ 1, r इक्वल टू 2 डालेंगे अल्फा के 2 एफ 2, ऐसे n डालेंगे तो अल्फा के एन एफ एन। तो एक तरह से क्या लिखा हुआ है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा हुआ है, जो हमारे F1 F2 Fn, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट एक तरह से इक्वल है इसके, और ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ F1 F2 Fn। और हमको पता है कि F1 F2 Fn है, ये एलिमेंट किसका है, ये एलिमेंट है बेसिस की, ये क्या है बेसिस, मतलब डुअल बेसिस है ये ऑफ V। इसका मतलब है कि जो हमारा टी स्टार है वो एफ के डैश को लिखा जा रहा है डुअल बेसिस के लिए कॉम्बिनेशन। तो एक तरह से हमारा जो ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट एक तरह से किसका एलिमेंट हो गया, हमारे पास V स्टार का एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब यदि हम इसके मैट्रिक्स लिखना चाहें, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है टी स्टार एफ डैश के को ऐसे लिख रहा है, तो इसकी मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स के जो कोफिशिएंट हो गए स्केलर कोफिशिएंट वो इस प्रकार से हो जाएंगे। मतलब जो kth रो है ना, kth रो वो उसके जो स्केलर हैं वो अल्फा के 1 अल्फा के 2 अल्फा के n है। इस प्रकार से यदि हम देखो वापस मैं लिखना चाहूँ कि टी स्टार F1 डैश है ना, F1 डैश किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा 1 1 F1 अल्फा 1 2 F2 अल्फा 1 n Fn। ऐसे हम लिखना चाहेंगे टी स्टार F2 डैश, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा 2 1 F1 से लेके अल्फा 2n Fn। ऐसे हम लिख लेंगे टी स्टार F n डैश, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा ये जो अल्फा 1 to n1 F1 से लेके अल्फा m आएगा ये, क्योंकि हमारा जो ये जो एलिमेंट है ये किसके एलिमेंट है, वी डैश स्टार के, जिसकी डायमेंशन m है, तो यहाँ पे m आएगा। तो ये जगह अल्फा n m F n। तो एक तरह से ये जो एलिमेंट है ये हमारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, अल्फा 1 n और अल्फा 2 1 अल्फा 2, मैट्रिक्स के आगे अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 से अल्फा 1 n, अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 से अल्फा 1 n। ऐसे क्या हो जाएगा, अल्फा m है तो m आएगा इधर, m अल्फा m1
अल्फ़ा एम एन, तो अल्फ़ा M1 M2 Mn, तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई किसकी, एम बी स्टार बी डैश की मैट्रिक्स आ गई किसके लिए, टी स्टार के लिए, जो कि इस प्रकार से आ गई। ठीक है, अब यदि इसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स जो थी, ऊपर जो लिखा हुआ है मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स थी, इसको यदि ध्यान से देखेंगे, और जो नई मैट्रिक्स हमने निकाली है इसको यदि ध्यान से देखेंगे, तो दोनों को यदि ध्यान से देखते हैं कि हमारे जो पहले की मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं एम बी इसके ट्रांसपोज के, तो वहाँ का जो रो एलिमेंट है और यहाँ के जो रो एलिमेंट है ट्रांसपोज किए हुए हैं, तो यहाँ से जो है मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे जो मैट्रिक्स है डुअल मैप की मैट्रिक्स, वो जो हमारे मैट्रिक्स टी होती है उसके ही ट्रांसपोज के इक्वल आती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। तो हमने प्रूफ कैसे स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स डिफाइन कर दी थी, उसके बाद में हमारा डुअल मैप डिफाइन किया था जो एफ डैश वी को कहाँ लेके जा रहा है, एफ डैश ऑफ टी वी। अब हम देखते हैं कि टी स्टार है वो इस एलिमेंट एफ के डैश और पी जे को कहाँ पे लेके जा रहा है, तो इसको हमने इसे अप्लाई करके ऐसे लिख दिया, इसको सॉल्व करके थोड़ा आगे करा तो ये वैल्यू निकल के आ गई थी हमारे पास, इसके इक्वल आ गई थी। फिर हमने एक दूसरा एलिमेंट लिया था, इस पे बीजे अप्लाई करके देखा तो ये भी इक्वल आ गई थी, मतलब ये दोनों एलिमेंट इक्वल आ गए। जैसे इक्वल आ गए तो बीजे और बीजे को हटा दिया तो ये आ गया। तो यहाँ से अब एक तरह से हमने इसको ओपन करके लिख लिया, इसको ओपन करके के इक्वल इसकी वैल्यू इसके आ गई है ना। तो जैसे हमने के की वैल्यू ओपन करके लिखा है तो के इक्वल टू 1 पे ऐसा हो जाएगा, के इक्वल टू 2 पे ऐसा हो जाएगा, 3 पे ऐसा हो जाएगा, m पे ऐसा हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई जो हमने इस प्रकार से लिख दी है, और ये मैट्रिक्स पिछले वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के इक्वल। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो इसके ट्रांसपोज के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इफ़ ए इज़ ए एनी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स विद एंट्रीज फ्रॉम फील्ड एफ देन वी कैन राइट ए को हम यदि हम रो को यदि R1 से रिप्रेजेंट करें, सेकंड रो को R2 से रिप्रेजेंट करें तो ए कैन बी रिटन एज दिस। वहाँ पे आर आई जो हमारा रो के एलिमेंट हैं वो सारे हो जाएंगे, ith रो हो जाएगी ऑफ ए। सिमिलरली हम ए मैट्रिक्स को कॉलम के रूप में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे सी जे कॉलम हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यदि मैट्रिक्स के डायमेंशन m क्रॉस n है तो वहाँ से जो m रो है हो जाएगी, वी में कंसिडर m रोज आर आई ऑफ a एज रो वेक्टर ऑफ द स्पेस fn। सिमिलरली जो n कॉलम्स हैं cj ऑफ a कैन बी कंसिडर्ड एज ए कॉलम वेक्टर इन fm। ठीक है, तो हम यहाँ से यदि हम जो इसके जो रो स्पेस है, जो R1 R2 Rm जो रो स्पेस है, यदि हम कोई वेक्टर कोई स्पेस जनरेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्पेस जनरेटेड बाय रो, स्पेस सब स्पेस स्पैन्ड बाय रो इज कॉल्ड रो स्पेस ऑफ ए। एंड सिमिलरली यदि हम कॉलम है उनका यदि लीनियर कॉम्बिनेशन लेके कोई स्पेस जनरेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉलम जनरेटेड ए सब स्पेस इज कॉल्ड कॉलम स्पेस ऑफ ए। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं रो रैंक की बात करते हैं, रो रैंक का मतलब होता है कि हमारे पास जितनी भी मैट्रिक्स की रो है उसके डायमेंशन कितनी होगी, टू बी द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ एफ एन जनरेटेड बाय रो स्पेस। रो रैंक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो रो के द्वारा जो स्पेस जनरेटेड किया है, रो स्पेस डायमेंशन ऑफ रो स्पेस। अब यदि हम कॉलम रैंक, जैसे कि अभी कॉलम रैंक क्या होता है, कॉलम रैंक होता है कि डायमेंशन ऑफ सब स्पेस रेटेड बाय कॉलम, जितने भी जो कॉलम हैं उन कॉलम स्पेस
कॉलम जो स्पेस है ना, उनके द्वारा जो सब स्पेस जनरेटेड किया है उसकी डायमेंशन कहलाएगी। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी हमारे रो रैंक और कॉलम रैंक की। ठीक है, और यदि हम ज़्यादा ध्यान दें, रो रैंक क्या होती है? रो रैंक इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, किसी मैट्रिक्स ए की रो रैंक क्या होती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स ऑफ ए। आगे हमारी यही ज़्यादा काम आएगी, इसको हम याद में रख के चलते हैं कि यदि हमारे को मैट्रिक्स है तो उसकी रो रैंक क्या होती है? उसके जो रोज हैं, है ना, R1 R2 R3, इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होती हैं वो रो स्पेस कहलाती हैं। ऐसे यदि हम कॉलम स्पेस की बात करें, कॉलम स्पेस क्या होगी? कॉलम स्पेस ऑफ ए होगी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसको हम कहते हैं कॉलम रैंक। ठीक है, तो यदि हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो उसकी जो मैक्सिमम n मतलब जितनी रोज हैं मैक्सिमम उतनी ही उसकी रो रैंक हो सकती है, और जितने मैक्सिमम कॉलम है उतने ही उसकी रो कॉलम हो सकते हैं उसके। ठीक है, अब हम चलते हैं, वी कैन ऑल्सो डिफाइन रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन वी कैन डिफाइन रो ऑफ ए मैट्रिक्स इन द टर्म ऑफ द रैंक ऑफ इट्स नियर मैप्स, है ना, लीनियर मैप्स होगा ये। दस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड टू बी द रैंक ऑफ करस्पॉन्डिंग, जो हमारे क्या कहते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मैट्रिक्स की रैंक की बात करें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर टी एफ एन से एम एन, उसके हम बात करते हैं रैंक के बराबर। ठीक है, और नलिटी की बात करें तो क्या मिलेगा? तो नलिटी क्या होगा? इसकी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप है इसकी नलिटी के बराबर होगी, है ना। तो यहाँ से हमने कह सकते हैं डेफिनेशन से। अब हम आगे चलते हैं, थ्योरम 12.7 ये कह रहा है कि प्रूव दैट इफ टी ए, हमारे पास यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मैट्रिक्स का, ठीक है, जो कि इसमें है, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ए आई जे और ए फील्ड एफ, देन द रैंक ऑफ टी ए एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू द कॉलम रैंक ऑफ ए। तो हमको ये प्रूफ करना है कि यदि हमारे पास इस प्रकार से है तो रैंक ऑफ टी ए इज इक्वल टू कॉलम रैंक ऑफ ए, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, कॉलम रैंक ऑफ ए प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो उसको हम कैसे प्रूफ करते हैं कि हम मान लेते हैं कि टी ए एक लीनियर ट्रांसमिशन है, होमोमॉर्फिज्म एफ एन से एफ एन के अंदर इस प्रकार से। ठीक है, और हमको पता है कि टी ए यदि इस प्रकार से डिफाइन किया तो टी ए एक्स के इक्वल होता है, ए एक्स के इक्वल होता है, ये हमको पता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास बेसिस ले लेते हैं, हम हमारे जो एफ एन की बेसिस ले लेते हैं जो कि क्या है ई एन जे, और एफ एम की बेसिस ले लेते हैं। दो मैं लिख देता हूँ, बेसिस एफ एन की यदि हम बेसिस लें तो ये हम ले लेते हैं ई जे एन। ठीक है, जे इक्वल टू 1 से एन। एफ एम की बेसिस ले लेते हैं हम ये हमारी एफ एम की बेसिस हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो टी ए मैप है वो बेसिस है एफ एन की, उसको कहाँ पे लेके जाता है। तो टी ए कंपोजिशन विद ई जे एन इज इक्वल टू ए ई जे एन बाय डेफिनेशन ऑफ टी ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम इसको देखते हैं, ठीक है, इसको यदि हम देखते हैं तो ये हमारा एक जेथ जो ईच जे है, तो ईच जे के इक्वल से हम क्या आ जाएगा, हमारे पास एक कॉलम निकल के आ जाएगा। यदि हमारा मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, इसमें इस ए मैट्रिक्स को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके जेथ ई जेथ को, है ना, तो अब यहाँ पे जे के 1 से एन है, तो यदि इसको E1 इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे E1n E2n, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को, तो हमारे पास एक नया एक कॉलम निकल के आ जाएगा। उस कॉलम को क्या नाम दिया अपन ने,
CJ नाम दिया है इसको, ठीक है, जो FM के अंदर है। और जो कॉलम निकल के आएगा उसका जो ये जो एलिमेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट, तो वो एलिमेंट क्या होगा, यहाँ के जो रो वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ का जो रो वेक्टर इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। ऐसे सेकंड एलिमेंट क्या होगा, यहाँ का सेकंड रो मल्टीप्लाई विद दिस रो, ठीक है। तो यहाँ का अब जो CJ बनेगा ये होगा अपना CJ। तो इस CJ का जो फर्स्ट एलिमेंट है, अब ये CJ ध्यान से देखना, CJ जो एलिमेंट है किसका एलिमेंट है, FM का। अब क्योंकि CJ FM का एलिमेंट है तो CJ को हम किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इस FM की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो उस CJ को हम देखो कैसे लिखें, CJ को बेसिस FM, ये किसकी बेसिस है, ये बेसिस है FM की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया हमने। ये कोफिशिएंट हो गया स्केलर, ये उसके बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। वेयर CJ, देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ वेयर CJ इज द jth कॉलम वेक्टर ऑफ A। CJ देखो jth कॉलम वेक्टर है, CJ jth कॉलम वेक्टर है यहाँ पे, है ना। इन फैक्ट TA इज अ लीनियर मैप विच टेक्स द jth एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस FN टू द jth कॉलम ऑफ A। वो चीज़ है कि जो स्टैंडर्ड बेसिस है हमारे पास, इसके जो स्टैंडर्ड बेसिस है इसको कहाँ लेके जा रहा है, jth ऑफ द बेसिस, मतलब jth कॉलम पे लेके जा रहा है बेसिस A के, ठीक है। देन द कॉलम स्पेस नथिंग अदर देन द इमेज ऑफ IMTA। तो हमारा यही मतलब होगा कि जो इसके FN की जो jth एलिमेंट ऑफ FN को jth कॉलम ऑफ A पे लेके जा रहा है। इसका मतलब एक तरह से क्या हो गया, ये इट इज़ नथिंग अदर देन द इमेज स्पेस ऑफ IMTA, मतलब इस IMTA के इमेज स्पेस के इक्वल हो गया। सो दैट द कॉलम रैंक ऑफ A इज डायमेंशन ऑफ दिस दैट इज रैंक ऑफ TA। तो मतलब ये इसके इमेज स्पेस पे जा रहा है, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, इसके डायमेंशन ऑफ TA के इक्वल हो गया ऑफ रैंक A। हमको पता है कि रैंक का मतलब क्या होता है, रैंक जैसे हमारे पास TA है वो कहाँ से कहाँ तक है, FN से FM है ना। तो ये हमारा FN है, ये हमारा FN है, तो TA इस प्रकार से डिफाइन है। तो रैंक ऑफ TA क्या होता है, रैंक ऑफ TA होता है डायमेंशन ऑफ इमेज स्पेस ऑफ TA। तो वो चीज़ लिखिए, देखो हमारा जो TA है वो jth एलिमेंट ऑफ FN को लेके जा रहा है, jth एलिमेंट jth कॉलम ऑफ A। इसका मतलब क्या हो गया, jth कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स A वो क्या हो गया, हमारा इमेज स्पेस हो गया TA का, जहाँ पे लेके जा रहा है वो तो इमेज स्पेस होता है। TA कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, ये jth एलिमेंट किसके jth एलिमेंट को लेके जा रहा है, FN के jth एलिमेंट को लेके जा रहा है, कहाँ पे लेके जा रहा है, jth कॉलम पे लेके जा रहा है ऑफ M। तो एक तरह से ये जो jth कॉलम है CJ की जो हम बात करें CJ, ये एक तरह से क्या हो गया, इमेज स्पेस ऑफ TA हो गया, ठीक है, इमेज स्पेस ऑफ TA हो गया। इमेज स्पेस ऑफ TA का मतलब क्या हो गया, इसके डायमेंशन की बात, यदि CJ के डायमेंशन की बात करें तो वो हमारी रैंक ऑफ TA हो जाएगी। तो वो चीज़ लिखा हुआ है, सो दैट द कॉलम रैंक ऑफ A इज डायमेंशन ऑफ इमेज स्पेस ऑफ TA दैट इज रैंक ऑफ TA, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, इस जो इमेज स्पेस है जो CJ, इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो वो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि ये जो है इज ए बेसिस ऑफ FN है, ठीक है, ये जो बेसिस है ना ये FN है। तो यदि ये जो बेसिस है ये किसकी बेसिस है, FN की बेसिस है। और यदि इस बेसिस के ऊपर यदि आप T अप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ अप्लाई किया हुआ TA ऑफ E1N, TA ऑफ E2N, TA ऑफ ENN, तो ये बेसिस अब किसकी हो जाएगी, इमेज स्पेस की बेसिस हो जाएगी। वही लिखा हुआ है स्पेस इमेज स्पेस TA। तो वो चीज़ लिखा है कि यदि ये इसकी बेसिस है तो T इस बेसिस पे T अप्लाई करने पर ये इसकी इमेज स्पेस की बेसिस हो जाएगी। तो मतलब यदि हमको डायमेंशन ऑफ इमेज स्पेस निकालनी तो इसके बेसिस के अंदर एलिमेंट देखने पड़ेंगे हमको। तो ये इसकी बेसिस हो जाएगी। अब इसके ध्यान देखते हैं कि इसमें कितने हो जाएंगे। इट इज ए सब स्पेस ऑफ FN, ये हमको पता है, लेट अस डिनोटेड बाय S। अब ये जो ये है ये सब स्पेस ऑफ S है,
हमको ये पता है, सॉरी सब स्पेस ऑफ एफ एन है, क्योंकि इमेज स्पेस जो होता है टी, ये इमेज स्पेस है, ये इमेज है किसका सब स्पेस होगा, इस एफ एम का सब स्पेस होगा। इसको हमने डिनोट कर दिया एस से। और डब्ल्यू, अब लेट डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ एफ एम स्पेंड बाय द कॉलम वेक्टर सी। अब हम क्या करते हैं, डब्ल्यू को एक सब स्पेस डिफाइन कर देते हैं जो कि स्पेन करा के इसको कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए, इट इज द कॉलम स्पेस ऑफ ए, इसको हमने नाम दिया कॉलम स्पेस ऑफ ए। अब हमने जो मैप डिफाइन कर दिया, एक तो एस डिफाइन किया था हमने, ये एक डब्ल्यू, ये तो डब्ल्यू है, ये एस। अब इसमें एक मैप डिफाइन कर देते हैं हम एफ जो एस से डब्ल्यू में है, ठीक है। एस तो ये है और डब्ल्यू ये है, तो हमने किस प्रकार से डिफाइन किया है कि एफ ऑफ समेशन ऑफ टी ए ई जे बी जे इज इक्वल टू ये, इस प्रकार से डिफाइन किया है, ठीक है। इसको हम लीनियर मैप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ से यदि हम किसी एक एलिमेंट को ले लें, हम यहाँ पे ले लें टी ए ऑफ ई जे, ये हम कॉलम रैंक, हमको पता है कि टी ए क्या कर रहा है, इसके जो जेथ एलिमेंट है उसको इसके जेथ कॉलम रैंक पे ले जा रहा है, हमको पता है, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं इसको ऐसे। अब हम देखते हैं कि हमको जो प्रूफ करना था कि इसके जो कॉलम रैंक ऑफ ए इक्वल टू, प्रूफ करना था कि रैंक ऑफ हमारे इसके रैंक ऑफ टी ए के को इसके इक्वल प्रूफ करना था, है ना। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ जो उन्होंने प्रूफ किया, ये देखो मैं पहले बता देता हूँ फिर बाद में बताऊँगा कि कैसे क्या है। ये जो प्रूफ करने का मतलब, यहाँ से हमने सिंपल से प्रूफ किया कि एफ इज़ मोनोमॉर्फिज्म प्रूफ किया। यदि ये प्रूफ करेंगे तो मोनोमॉर्फिज्म का मतलब होता है 1 1, यहाँ से हमने प्रूफ किया 1 1, ठीक है। और 1 1 प्रूफ कर दिया, ठीक है। ऑन टू भी प्रूफ कर देंगे, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि एस इज आइसोमॉर्फिक टू एफ एस, मतलब एस जो हमारा सब स्पेस था वो इस एफ के इमेज स्पेस के आइसोमॉर्फिक यहाँ से प्रूफ कर दिया। और इमेज स्पेस इज सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू है, ये हमको पता है। तो यहाँ से इम्प्लाइज हो गया कि जो हमारा डायमेंशन, मतलब जैसे यहाँ प्रूफ हो गया कि यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, यहाँ से प्रूफ हुआ है कि एस इज ए सबसेट ऑफ डब्ल्यू। इसका मतलब हो गया डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, सॉरी डायमेंशन ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन टू डी, यहाँ से प्रूफ किया। ये कैसे प्रूफ किया हमने, जब हमने एफ को डिफाइन किया है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया है, एस से डब्ल्यू में डिफाइन किया है, तब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि डायमेंशन ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, हमने प्रूफ कर दिया। इन द सेम मैनर यदि हम अब इस एफ को डिफाइन करें, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करें, डब्ल्यू से एफ, दूसरा एक मैप 5 डब्ल्यू से एस में डिफाइन करें, तो यहाँ से हम क्या प्रूफ कर देंगे सेम कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस, ये हम यहाँ से प्रूफ कर देंगे। यहाँ से और यहाँ से हम दोनों कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक। अब इससे देखो फ़र्क क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ एस और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या प्रूफ हो गया, एस क्या था, एस तो था इमेज स्पेस था, देखो यहाँ से एस क्या था, ये एस, ये जो एस था ना, ये क्या था, इमेज स्पेस ऑफ टी था, है ना, इसके डायमेंशन के इक्वल था। तो यहाँ से हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये जो डायमेंशन, ये किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ एस। और हमने प्रूफ कर दिया ये किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। और डब्ल्यू क्या था, डब्ल्यू था कॉलम रैंक ऑफ ए। यहाँ से देखो डब्ल्यू क्या था, कॉलम वेक्टर्स का स्पेस था। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या हो गया, कॉलम रैंक ऑफ ए, कॉलम रैंक ऑफ ए, ठीक है। और ये फायदे, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल, तो ये किसके इक्वल था, रैंक ऑफ टी के इक्वल था, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कॉलम रैंक ऑफ ए, ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो भी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है टी ए जो कि डिफाइन किया होता है, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यदि हम कॉलम रैंक निकालें तो उस मैट्रिक्स की जो रो होती है, मतलब मैट्रिक्स की जो डायमेंशन होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है उसकी डायमेंशन होगी, वो किसके इक्वल होगी, कॉलम रैंक ऑफ ए के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पार्ट प्रूफ हो चुका है।